चैप्टर नंबर अपना 5 चल रहा था, जिसके अपन आधे क्वेश्चन आंसर कर चुके थे कबीर के दोहे के। फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो उसको आज अपन देख रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाद विवाद। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इस दोहे का आज के समय में क्या महत्व है, इसके बारे में कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आपको क्या करना है, आयोजन करना है। एक समूह के साथी इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और दूसरे समूह के साथी इसके विपक्ष में बोलेंगे। एक तीसरा समूह निर्णायक बन सकता है। तो आपको 2 समूह बनाने हैं, जो आपके एक तो पक्ष में बोलेगा, एक विपक्ष में बोलेगा, और एक समूह क्या है, उसका मतलब क्या है, निर्णायक बनेगा, निर्णय लेगा कि कौन सही है कौन गलत है। पक्ष और विपक्ष के समूह अपने अपने मत के लिए तर्क प्रस्तुत करेंगे। जैसे पक्ष वाला क्या बोलेगा, वाणी पर संयम रखना आवश्यक है, इस तरीके से। विपक्ष वाला, अत्यधिक चुप रहना भी उचित नहीं है। पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों की सूची अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर आपको नोट करनी है। जैसे कबीर का ये दोहा आज के समय में पूरी तरह से क्या है, प्रासंगिक है। ये हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की भी सीख देता है। वर्तमान समय में लोग सोशल मीडिया, बातचीत या कार्यस्थल पर या तो आवश्यकता से अधिक बोलते हैं या बिल्कुल चुप रहते हैं। ये दोहा हमें समझाता है कि न अत्यधिक बोलना उचित है और न ही अत्यधिक मौन। जिस प्रकार प्रकृति में अधिक वर्षा या अधिक धूप हानिकारक होती है, उसी प्रकार जीवन में भी संतुलन जरूरी है। ये दोहा समय, शब्दों और संसाधनों के सही उपयोग का मार्गदर्शन करता है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को क्या है, विकास होता है। तो वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कैसे करेंगे अपन। जैसे गतिविधि का स्वरूप, पक्ष वाले समूह, ये समूह इस विचार का समर्थन करेगा कि वाणी, व्यवहार और कार्यों में संतुलन आवश्यक है, जैसा कि दोहे में बताया गया है। विपक्ष समूह क्या है, ये समूह ये तर्क देगा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिक बोलना या चुप रहना आवश्यक हो सकता है। निर्णायक समूह, ये समूह दोनों पक्षों के तर्कों को ध्यानपूर्वक सुनकर ये तय करेगा कि कौन सा पक्ष अधिक तार्किक और प्रभावशाली है। तो वाद विवाद के नियम क्या हो सकते हैं कि प्रत्येक समूह को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए 5 या 7 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी समूह अपने तर्क सरल भाषा और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करेंगे। निर्णायक समूह निष्पक्ष रहते हुए तर्कों की स्पष्टता, तार्किकता और प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। सभी प्रतिभागी एक दूसरे की बात सम्मानपूर्वक सुनेंगे। पक्ष के अंदर तो तर्क क्या होगा, वाणी में संतुलन जरूरी है। आवश्यकता से अधिक बोलने पर बात का प्रभाव कम हो जाता है और लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। उदाहरण, बेवजह की बहस से लोग क्या है, परेशान हो जाते हैं। मौन की भी सीमा होती है। जरूरी बात न कहने से भ्रम और गलतफहमियां बढ़ सकती है। उदाहरण था, यदि कोई गलत कार्य हो रहा है तो हम चुप रहे तो समस्या और बढ़ सकती है। प्रकृति में संतुलन का महत्व, अत्यधिक वर्षा में बाढ़ आती है और कम वर्षा में सूखा पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी हर क्षेत्र में क्या है, संतुलन क्या है, आवश्यक है। आज के समय में क्या उपयोगिता है, आज लोग मोबाइल, टीवी और काम में ज़रूरत से ज़्यादा समय देते हैं, जिससे स्वास्थ्य और रिश्तों पर नकारात्मकता असर पड़ता है। संतुलन से ही अच्छा जीवन क्या है, संभव है। मानसिक शांति, जैसे संतुलित बोलचाल और व्यवहार से मन शांत रहता है और समाज में सम्मान बना रहता है। विपक्ष वाले क्या तो तर्क देंगे, कुछ परिस्थितियों में अधिक बोलना आवश्यक, कई बार किसी को समझाने या गलत कार्य रोकने के लिए खुलकर बोलना क्या है, जरूरी होता है। बच्चों को समझाने के लिए अधिक बोलना पड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कभी कभी चुप रहना भी फायदेमंद, हर परिस्थिति में बोलना सही नहीं होता। उदाहरण के लिए, गुस्से में हो रही बहस के समय चुप रहना क्या होता है, बेहतर होता है। प्रकृति में अधिकता की आवश्यकता, कुछ फसलों के लिए अधिक पानी या धूप जरूरी होती है। इसी तरह कुछ कार्यों में अधिक प्रयास क्या है, जरूरी होता है। फिर आपको दे रखे हैं आज के समय में जरूरत, जैसे आज के डिजिटल युग में ज़्यादा बोलना, जैसे मार्केटिंग या प्रचार जरूरी है ताकि लोग आपकी बात सुने। स्थिति पर निर्भर, मतलब कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि हर स्थिति में संतुलन संभव नहीं होता है। कभी कभी अति की जरूरत पड़ती है, जैसे आपातकाल में ज़्यादा मेहनत करना। निर्णायक समूह की क्या भूमिका है कि दोनों समूह के तर्कों को ध्यान से सुने, तर्कों की स्पष्टता, उदाहरणों की प्रासंगिकता और दोहे के संदेश से जुड़ाव का मूल्यांकन करें। ये तय करें कि कौन सा समूह अपने विचारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है और दोहे के महत्व को सही से समझता है। अंत में एक संक्षिप्त टिप्पणी दे कि दोनों पक्षों में से कौन सा ज़्यादा प्रभावी रहा और क्यों। गतिविधि का संचालन कैसे,
तैयारी करेंगी। शिक्षक या समूह नेता पहले दोहे का भाव समझाए और वाद विवाद का विषय भी स्पष्ट करे। समूह विभाजन, पूरी कक्षा को 3 समूह के अंदर डिवाइड करना है। पक्ष, विपक्ष और निर्णायक। चर्चा का समय 10 मिनट का दिया जाएगा। प्रस्तुति 2 या 3 छात्र बोलेंगे। निर्णायक समूह की टिप्पणी और फिर उसका क्या करना है, निष्कर्ष निकालना है। तो अपेक्षित परिणाम क्या है? छात्र दोहे के गहरे अर्थ को समझेंगे और उसे अपने जीवन में अपनाने की सीख लेंगे। वाद विवाद के माध्यम से छात्रों की सोचने, बोलने और तर्क करने की क्षमता का विकास होगा। छात्र संतुलन के महत्व को समझेंगे, जैसे सोशल मीडिया, पढ़ाई और रिश्तों के संयम बनाए रखना। फिर क्या नोट करना है आपको, जैसे इस गतिविधि को रोचक बनाने के लिए शिक्षक दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण जोड़ सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर अधिक समय देना या अनावश्यक बहस करना। इससे छात्रों की रुचि बढ़ेगी और वे विषय को आसानी से समझ पाएंगे। पक्ष और विपक्ष के समूह अपने अपने मत के लिए तर्क प्रस्तुत करेंगे, जैसे पक्ष में वाणी पर संयम रखना आवश्यक है, विपक्ष वाले अत्यधिक चुप रहना भी उचित नहीं। जैसे पक्ष वाणी पर संयम रखना आवश्यक है तो वो क्या बोलेंगी, बहुत ज़्यादा बोलने से लोग परेशान हो सकते हैं और हमारी बात का महत्व कम हो जाता है। संयम से बोली गई बातें दूसरों को प्रभावित करती है और सम्मान बढ़ता है। उदाहरण, एक अच्छा वक्ता कम और सटीक बोलकर सबका ध्यान खींचता है। विपक्ष वाला, जैसे अत्यधिक चुप रहना भी उचित नहीं है। जरूरी बातें न कहने से गलतफहमियां बढ़ती है और रिश्ते खराब हो सकते हैं। चुप रहने से हमारी समस्याएं या विचार छिपे रहते हैं, जिससे मौके खो सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो हम चुप रहे तो वह गलत काम क्या है, बढ़ सकता है। फिर 3 नंबर आपको दे रखा है, पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों की सूची अपने आप को आपकी लेखन पुस्तिका के अंदर लिखनी है। तो पक्ष में अपन क्या लिखेंगे, ज़्यादा बोलने से लोग हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेते। सहमति बोलने से हमारी बात का असर पड़ता है। कम बोलकर हम गलतियां करने से बच सकते हैं। विपक्ष में क्या लिखेंगे, जरूरी बातें न कहने से लोग हमें समझ नहीं पाते। चुप रहने से हमारी समस्याएं अनसुलझी रह सकती है। मौन रहने से गलत कामों को रोकने का मौका खो सकता है। फिर शब्द से जुड़े शब्द दे रखे आपको। कबीर से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखना है और अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है। जैसे ये देखो, आपको कबीर, बानी है, कबीर से रिलेटेड एक आपको दे रखा है। बाकी शब्द आपको लिखने हैं इनसे रिलेटेड। क्या क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे कबीर संत है, दोहा लिखते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, ज्ञान था, समाज, गुरु, निर्गुण, भक्ति, कवि, ये सब क्या है, कबीर से जुड़े हुए शब्द है जो अपन लिख सकते हैं। फिर आपको दोहे और कहावतें दे रखी है। कबीरा मन पंछी भया, भावे तब वह जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। इस दोहे को पढ़कर ऐसा लगता है ये बात तो हमने पहले भी अपने बारे में अनेक बार सुनी है। ये दोहा इतना अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय है कि उसकी दूसरी पंक्ति लोगों के बीच कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। व्यक्ति जिस संगति में रहता है वैसा ही उसका व्यवहार और स्वभाव बन जाता है की तरह प्रयुक्त होती है। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें सामान्यतः जीवन के गहरे अनुभव को सरल और संक्षेप में बता दिया जाता है। अब आप ऐसे अन्य कहावतों का प्रयोग करते हुए अपने मन से कुछ वाक्य बनाकर आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। जैसे और क्या क्या कहावतें हो सकती है, जैसी करनी वैसी बननी। जैसे रमेश ने हमेशा मेहनत की इसलिए उसे परीक्षा में अच्छे अंक मिले, जैसी करनी वैसी फड़नी। कहावत एक और लिख सकते हैं अपन, जैसे जेल में रहकर मगर से बैर नहीं करते। तो स्कूल में सबके साथ दोस्ती रखनी चाहिए क्योंकि जेल में रहकर मगर से बैर नहीं करते। फिर एक कहावत, जैसे अंधे के आगे रोना अपना दिया खोना। यानी राहुल को बार बार समझाया पर वह नहीं माना, ये तो अंधे के आगे रोना अपना दिया खोना जैसी बात है। फिर है नीम हकीम खतरा ए जान। यानी बिना डॉक्टर की सलाह की दवा लेना ठीक नहीं क्योंकि नीम हकीम खतरा ए जान। फिर है कर भला तो भला, कर भला हो भला। यानी दूसरों की मदद करने से हमारा भी भला होता है क्योंकि कर भला हो भला। फिर आपको दे रखा है नेक्स्ट पार्ट में सबकी प्रस्तुति। पाठ के किसी एक दोहे को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार से कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण के लिए गायन करना, जैसे लोकगीत शैली में, भाव नृत्य प्रस्तुति, कविता पाठ करना, संगीत के साथ प्रस्तुत करना, अभिनय करना। जैसे एक दोस्त गुस्से में आकर कुछ गलत कह देता है लेकिन दूसरा दोस्त उसे समझाता है कि मधुर भाषा का कितना प्रभाव पड़ता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए।
तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, प्रस्तुति देनी है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे है आपू शीतल होए। यानी हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो अहंकार रहित हो, मधुर और शांत वाणी से दूसरों को भी शांति मिलती है और स्वयं को भी सुख प्राप्त होता है। प्रस्तुति के क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे गायन लोकगीत शैली में समूह के बच्चे स्वयं को लोकगीत की धुन में गा सकते हैं। ढोलक मंजीरा आदि वाद्य यंत्रों के साथ इसे भक्ति भजन की तरह भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तैयारी कैसे करेंगे, सरल धुन बनाए जैसे राम भक्ति भजनों की धुन होती है वैसे, और दोहे का बार बार अभ्यास कराए। भाव नृत्य प्रस्तुति कैसे होगी, कुछ बच्चे नृत्य के माध्यम से दोहे का भाव प्रकट करें। एक बच्चा क्रोध में कठोर वचन बोलने का अभिनय करे और दूसरा बच्चा मधुर वाणी से उसे शांत करे। तैयारी कैसे, हाथों और चेहरे के भावों द्वारा शांति और अहंकार त्याग का संदेश दिखाया जाए। कविता पाठ, जैसे बच्चे दोहे को कविता की तरह ऊंचे और स्पष्ट स्वर में भाव सहित पढ़े। प्रत्येक पंक्ति के बाद उसका सरल अर्थ समझाया जाए। तैयारी कैसे करेंगे, दोहे का धीमी और स्पष्ट आवाज में अभ्यास कराया जाए ताकि सभी विद्यार्थी क्या है समझ सके। संगीत के साथ प्रस्तुति दे सकते हैं, जैसे गिटार, हारमोनियम या कीबोर्ड के साथ दोहे को गीत के रूप में प्रस्तुत किया जाए। नाट्य प्रस्तुति, एक मित्र गुस्से में अपने दोस्त से कड़वी बातें करता है, अनिल शांत वाणी से उसे समझाता है कि मधुर बोलने से समस्या का समाधान हो सकता है। संवाद के रूप में, जैसे एक बच्चा बोल रहा है तो हमेशा गलत करता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तो दूसरा बच्चा शांत स्वर में क्या बोलेगा, राहुल गुस्से से कुछ नहीं होगा, ऐसी बानी बोलो जिसमें मन शांत हो, मधुर शब्दों से ही हमें नहीं दूसरों को भी शांति मिलती है। इस तरीके से वो शांत स्वर में समझा सकता है। तैयारी, बच्चों को पात्र बांटकर संवादों का अभ्यास भी कराया जाए। प्रस्तुति का आयोजन कैसे करेंगे, कक्षा को 4-5 समूह में बांटे, प्रत्येक समूह को अलग अलग प्रस्तुति विधि चुनने दे, हर समूह को 5 या 7 मिनट का समय दिया जाए। शिक्षक अंत में सभी प्रस्तुतियों पर टिप्पणी करे और दोहे का महत्व समझाए। सभी बच्चों को बारी बारी से भाग लेने का भी अवसर दे। फिर आपको पाठ से आगे के अंदर आगे आपको दे रखा है आपकी बात। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको सही दिशा दिखाने में सहायता की हो, उस व्यक्ति के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। जैसे मेरी माँ ने मेरे जीवन में मुझे सदा सही दिशा दिखाई है। वह एक स्कूल में प्रिंसिपल है। जब भी मैं किसी भी चीज़ को लेकर असमंजस में होती हूँ तो वह तुरंत मुझे उस उलझन से निकाल देती है। वह मुझे सदैव प्रोत्साहित करती है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, निंदक नियरी राखी आंगन कुटी छवाई, क्या कभी किसी ने आपकी कमियां या गलतियों के विषय में बताया है जिनमें आपको सुधार करने का अवसर मिला हो, उस अनुभव को क्या करना है, आपको साझा करना है। तो ये आप सेल्फ कैसे भी लिख सकते हो, जो आपके जीवन के अंदर है, जैसा जिसने कोई काम किया हो ऐसा उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे मुझे मेरी बड़ी बहन ने मेरी एक कमी के बारे में बताया था कि मुझे बहुत आदत है, जब भी कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो बिना बात जाने मैं उस अपनी राय देने लग जाती हूँ। मुझे इस आदत को सुधारना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया। देखते ही देखते मैंने अपनी इस गलत आदत को अपने से दूर कर दिया। फिर आपको क्या दे रखा है, कबीरा मन पंछी भया भावी तव जाए, क्या आपने कभी अनुभव किया है आपकी संगति, जैसे आपके फ्रेंड्स आपके विचारों और आदतों या व्यवहारों को प्रभावित करती है। अपने अनुभव साझा करने हैं। जैसे हमारी संगति हमारी विचारों और आदतों और व्यवहारों को बहुत प्रभावित करती है। मेरी माँ चाहती थी कि मैं गिटार बजाना सीखूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मेरी दोस्ती रोकी से हुई। वह बहुत बढ़िया गिटार बजाता था। उसके साथ रहकर मुझे भी गिटार बजाना अच्छा लगने लगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है सृजन, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस दोहे पर आधारित एक कहानी लिखनी है जिसमें किसी व्यक्ति ने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। किसी खेल में आपकी टीम द्वारा नियमों के उल्लंघन का आपके द्वारा विरोध किया जाना। जैसे आपको क्या दे रखा है, देखो रमेश एक क्रिकेट टीम का हिस्सा था। एक दिन मैच में उनकी टीम हार के कगार पर थी। कप्तान ने कहा चलो गेंद से छेड़छाड़ कर दे ताकि हम जीत जाए, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, ये गलत है, सच बोलना और नियमों का पालन करना ही सही है। टीम ने उसे डराया कि बिना इस चीज के वे हार जाएंगे, लेकिन रमेश डटा रहा। आखिर में टीम ने बिना धोखे खेला और हारी, पर रमेश को सुकून मिला। बाद में लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे
और उसे सम्मान मिला। रमेश ने सीखा कि सत्य का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। सेकंड दे रखा है, गुरु गोविंद दोहु कड़ी काके लागू पाए। इस दोहे को ध्यान में रखते हुए अपने किसी प्रेरणादायक शिक्षक से आपको क्या करना है, इंटरव्यू लेना है, उनके योगदान पर एक निबंध भी लिखना है। काल्पनिक है यहाँ पे। मैंने अपने शिक्षक श्रीमान शर्मा से बात की। मैंने पूछा, आपने हमें क्या सिखाया? उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें मेहनत, ईमानदारी और सबके साथ मिलकर काम करना सिखाया। मैंने पूछा, आपके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, जब मेरे छात्र सफल होते हैं तो मेरा नाम लेते हैं। निबंध कैसे लिखेंगे? मेरा प्रेरणादायक शिक्षक श्रीमान शर्मा है। वे हमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन के सबक भी सिखाते हैं। उन्होंने मुझे मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाया। जब मैं परीक्षा में फेल हुआ तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी और सही रास्ता दिखाया। उनके कारण मैंने मेहनत शुरू की और अच्छे अंक लाए। वे मेरे गुरु है जो मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। उनका योगदान मेरे जीवन का आधार है। इस तरीके से अपन इसका आंसर लिखेंगे। फिर है कबीर हमारे समय में। कल्पना कीजिए कि कबीर आज के समय में आ गए। वे आज किन किन विषयों पर कविता लिख सकते हैं, उन विषयों की आपको क्या करनी है, सूची बनानी है। जैसे कबीर जी इन विषयों पर कविता लिख सकते हैं, जैसे इंटरनेट, मोबाइल, साइबर सुरक्षा और डिप्रेशन, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा है इसलिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए। किसी भी वेबसाइट, ईमेल या मीडिया पर उपलब्ध जानकारी को सूप की तरह छानने की आवश्यकता क्यों है? कैसे तय करें कि कौन सी सूचना उपयोगी है और कौन सी हानिकारक? जैसे इंटरनेट, आजकल इंटरनेट न हो तो ऑफिस में कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाएगा। इंटरनेट हमारी उन्नति और पतन दोनों का ही कारण बन सकता है। मोबाइल का प्रयोग करके आप दुनिया के किसी भी कोने में रहे अपनों से बात कर सकते हैं। मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करके लोग अपना समय भी बर्बाद करते हैं। जितना ज़रूरी हो मोबाइल उतना ही चलाना चाहिए। साइबर सुरक्षा, आज के दौर में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिससे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा सुरक्षित रहता है। ये हमारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी भी सुरक्षित रहता है, जैसे बैंक विवरण या पासवर्ड। डिप्रेशन, आजकल अवसाद यानी डिप्रेशन बहुत अधिक मात्रा में लोगों को अपना शिकार बनाए हुए है। ये मानसिक स्थिति है जो लगातार उदासी और चीज़ों में रुचि की कमी का कारण बन सकती है। और ज़्यादातर डिप्रेशन मोबाइल ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज लेने से भी डिप्रेशन हो सकता है। फिर आपको दे रखा है साइबर सुरक्षा और दोहे। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में विचार विमर्श कीजिए और साझा कीजिए। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। इंटरनेट पर अनावश्यक सूचनाएं साझा करने से क्या क्या संकट हो सकते हैं? तो व्यक्तिगत जानकारी क्या है, चोरी हो सकती है, जैसे नाम, पता या फोटो। गलत लोगों को ये जानकारी मिल सकती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। झूठी खबरें फैलने से लोगों में भ्रम और डर फैल सकता है। ऑनलाइन ठगी और हैकिंग का खतरा भी बढ़ सकता है। चर्चा करनी है आपको इसके बारे में। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए। किसी भी वेबसाइट, ईमेल या मीडिया पर उपलब्ध जानकारी को सूप की तरह छानने की आवश्यकता क्यों है? कैसे तय करें कि कौन सी सूचना उपयोगी है, कौन सी हानिकारक? जैसे इंटरनेट पर बहुत सी जानकारी होती है जिससे अच्छी और बुरी दोनों होती है। जैसे सूप अच्छे दाने और भूसी को अलग करता है, वैसे ही हमें सही जानकारी चुननी चाहिए। गलत जानकारी से धोखा, डर या नुकसान हो सकता है। कैसे तय करें ये? अगर वेबसाइट या खबर किसी विश्वसनीय जगह जैसे सरकारी साइट से है तो वह सही हो सकती है। तथ्य जानने आपको, अगर कोई बात कई जगह लिखी गई हो और सबूत हो तो वह उपयोगी है। शक हो आपको किसी चीज पे तो आपको उस चीज को टालना चाहिए। शिक्षक और माता से आपको पूछताछ भी करनी चाहिए। फिर है आज के समय में आपको दे रखा है, नीचे कुछ घटनाएं दी गई है, उन्हें पढ़कर आपको कबीर के दोहे, कौन से दोहे याद आते हैं? घटनाओं के नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर उन दोहों को आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे फर्स्ट आपको दे रखा है, अमित का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, वह गलत संगति में चला गया। कुछ समय बाद जब उसके अंक कम आए तो उसे समझ में आया कि संगति का असर जीवन पर पड़ता है। तो जैसे कबीरा मन पंछी भया, भावे तवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। सेकंड दे रखा है, एक विद्यार्थी इंटरनेट पर लगातार सूचनाएं खोज रहा था। उसके पिता ने कहा, हर जानकारी सही नहीं होती, सही बातों को चुनो और बेकार को छोड़ो। यानी साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। फिर है आपका एक मित्र काफी किसी गलत बात पर आपकी आलोचना करता है। पहले आप परेशान होते हैं लेकिन बाद में वे समझते हैं कि आलोचना सुधार का अवसर है। जैसे निंदक नियरे राखी, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। ये दुआ सही बैठता है यहाँ पे।
रीमा ने गुस्से में अपने सहकर्मी को बुरा भला कह दिया, जिससे वातावरण बिगड़ गया। बाद में उसे समझ आया कि शांति से बात करने पर समस्या हल हो सकती है। जैसे ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा कोई औरन को शीतल करे है, आपू शीतल हो। ये दुआ यहाँ पे क्या है, सही से एट बैठता है। फिर है, कक्षा में मौन बहुत अधिक बोलता है और रमेश बिल्कुल चुप रहता है। गुरुजी कहते हैं बोलचाल में संतुलन आवश्यक है, यानी अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। फिर है, सुरेश को प्रतिभा समान मिलने पर उसने अपने गुरुजनों को श्रेय दिया, यानी गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। फिर खोजबीन के लिए आपको दे रखा है ये सब कि आपको क्या करना है, अपने परिजनों, मित्रों, शिक्षकों, पुस्तकालय, इंटरनेट की सहायता से कबीर के भजन, गीत और लोकगीतों को खोजना है और सुनना है। इस तरीके से आपको ये दे रखा है। फिर आपको पढ़ने के लिए कविता दे रखी है, वो आप पढ़ेंगे।